गाइस सोचो आप किसी ई कॉमर्स ऐप लाइक अमेज़ॉन उसके लिए ऑर्डर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो। तो आपके पास क्लाइंट है, एप्लीकेशन सर्वर है और डेटाबेस सर्वर है जिसमें आप ऑर्डर्स का डेटा स्टोर कर रहे हो बेसिकली। अब इनिशियल फेज जब आपका चल रहा है तो आपका सिंगल डेटाबेस से काम हो जाएगा। बट जैसे जैसे आपका ट्रैफिक ग्रो करेगा तो आपको अपने डेटाबेस को स्केल करना पड़ेगा। तो सिंपल चीज़ तो आप यहाँ पे कर सकते हो भाई, डेटाबेस को बड़ा कर दो। बेसिकली अ बिगर मशीन, मतलब वर्टिकल स्केलिंग कर दो। इट विल वर्क अप टू अ सर्टेन पॉइंट। बट अगर आपका लगातार ट्रैफिक ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा तो आपका सिंगल डीबी से काम नहीं होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स का यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली क्या करना होगा आपको? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब शार्डिंग। ठीक है, चलो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक की जगह क्या किया, मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स का यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने 3 बनाए हैं, बट डिपेंड्स कि क्या रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं। ठीक है, और मैंने इनको नाम दे दिया A B C, और एक इंडेक्स दिया है 0 1 2। अब इसका यूज़ बताऊंगा कि क्या है। अब यहाँ पे अगर सोचो गाइस, तो पहले क्या हो रहा था जब सिंगल डेटाबेस था मेरा, तो सर्वर को पता था कि एक ही डेटाबेस है। तो जो भी मेरी रिक्वेस्ट आएगी, चाहे वो ऑर्डर की राइट करने की हो मेरी, या फिर ऑर्डर को रीड करने की हो, वो एक ही डेटाबेस पर जाएगा। राइट? मतलब मान लेते हैं कि अगर कोई ऑर्डर उसने राइट किया तब एक सिंगल डीबी है उसमें राइट होगा। जब उसको रीड करने का टाइम आया तो उस डीबी पर गया, उसको मिल गया डेटा। ठीक है, वर्क्स फाइन। बट सोचो अब हमारे पास 3 डेटाबेस सर्वर्स हैं। अब जब रिक्वेस्ट आई मेरे पास राइट करने की ऑर्डर को, तो इस सर्वर को, जो एप्लीकेशन सर्वर है, उसको नहीं पता कि भाई मैं किस डेटाबेस सर्वर पे जाके राइट करूं, क्योंकि 3 है मेरे पास। करेक्ट? या मान लो अगर आप रैंडमली किसी पे भी लेट से राइट कर भी देते हो रैंडमली, तो जब रीड की रिक्वेस्ट आएगी ऑर्डर के डेटा को, तो भाई इस सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर को नहीं पता कि वो जो मेरा डेटा है ऑर्डर का, वो किस डेटाबेस पर है। वो इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, और इस पे भी। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई एक राउटिंग मैकेनिज्म चाहिए, कोई राउटिंग लॉजिक चाहिए, जिससे कि हम जो है, जो रिक्वेस्ट हमारी आ रही है उसको राउट कर सकें किसी डीबी पर राइट करते समय। और जब रीड करें हम डेटा को, तो वो उस करेक्ट डीबी पर चला जाए जिससे कि उसको डेटा मिल जाए। ठीक है, तो अब ये करने के लिए हमारे पास आता है हैशिंग। हैशिंग में मेरा क्या होता है वही हम देखते हैं पहले। कंसिस्टेंट हैशिंग हम उसके बाद देखेंगे, पहले हैशिंग समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्वर इंडेक्स बनाते हैं। सर्वर इंडेक्स से यहाँ मतलब है, सर्वर से यहाँ मतलब है डेटाबेस सर्वर्स। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी हमारी ऑर्डर आईडी है, और जो भी हम डेटा ऑर्डर का स्टोर करने वाले हैं उस ऑर्डर की आईडी, उसको हम एक हैश फंक्शन में देंगे। हैश फंक्शन क्या कर रहा है इंटरनली, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप इतना समझो, आपने ऑर्डर आईडी दी और वो आपको कोई एक वैल्यू देगा। सही है? अब जो वैल्यू मेरी इससे आई हैश फंक्शन में ऑर्डर आईडी को देख के, उसका आपने मॉड कर दिया नंबर ऑफ सर्वर्स से। नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं मेरे? 1 2 एंड 3। ठीक है, चलो। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स दिया था ना, 0 1 2। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मॉड कर रहे हो, जैसे मैंने 3 से करा, तो ये रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या फिर 2। राइट? इन 3 वैल्यूज़ में से ही आएगा। तो अगर मेरा यहाँ का जो रिजल्ट है वो 0 आया, तो मैं रिक्वेस्ट को राउट करूँगा ए पे, 1 आया तो बी पे, और 2 आया तो सी पे। ये हमारा लॉजिक हो गया राउटिंग का। तो इस एग्जांपल में अगर देखो, मेरा यहाँ पे 2 आया था, तो मेरी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो सर्वर सी पर जाएगी। और जब राइट करने का टाइम आया, मान लेते कोई ऑर्डर है मेरा 101 आईडी वाला, तो वो इस पर राइट कर देगा सी पे। और जब रीड करने की बारी आई, तो सेम इस डेटाबेस सर्वर सी से रीड कर लेगा। ठीक है, तो अब जो हमें ये दिक्कत थी कि भाई किस डीपी पे जाए रिक्वेस्ट, और कहाँ से वो राइट करे डेटा को, कहाँ पर, कहाँ से फेच करे, वो सॉल्व हो गई। ठीक है, इट लुक्स गुड। बट अब यहाँ पे देखो गाइस, देखो ये हमारा ओरिजिनल जो डायग्राम था वही वाला है। तो अब दिक्कत हमें तब आएगी, भाई जैसे कि हमने कहा जो हमारा ट्रैफिक है वो ग्रो कर रहा है। मान लेते हैं अभी हमारा काम 3 डेटाबेस सर्वर से हो रहा था। ठीक है, अब जैसे जैसे और ट्रैफिक बढ़ा, हमें ज़रूरत पड़ रही है, मान लेते हैं, एक सर्वर को और ऐड करने की। मतलब पहले 3 से काम हो रहा था, बट अब हमको एक चौथा सर्वर और चाहिए,
अ फोर्थ डीबी सर्वर, मे बी सर्वर डी। तो अब क्या होगा सोचो, अब क्या चीज़ चेंज होगी, देखो वहाँ पे हमें रीहैशिंग करनी पड़ेगी। मतलब भाई अब 3 से 4 हो गया, अगर आपको फॉर्मूला याद हो जो मैंने बताया था कि जो मॉड हम करते हैं वो नंबर ऑफ सर्वर्स से करते हैं, नंबर ऑफ सर्वर्स से। अब नंबर ऑफ सर्वर्स तो हमारे 3 से बढ़ के कितने हो गए, 4। तो अब मॉड किससे होगा मेरा, 4 से। आप सोच रहे होगे कि अगर 4 से होगा तो दिक्कत क्या है। अब दिक्कत ये है, मान लेते हैं कि जब पहले मेरे 3 सर्वर थे, ठीक है, उस टाइम पर जो मैंने मान लेते कोई भी ऑर्डर ऑर्डर आईडी है, और हैश में जब वो वैल्यू मैंने दी थी मेरा 5 आया, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 5 आया। तो पहले जब 3 थे, मैंने मॉड करा होगा 3 से, आया मेरा 2। तो मतलब जब वो राइट हुआ मेरा, तो वो सर्वर सी पे राइट हुआ, ठीक है। मतलब डेटाबेस सर्वर सी पे राइट हुआ। ध्यान रखना कि जो मेरा ऑर्डर का डेटा है वो सी पर है, ठीक है। अब मान लेते हैं ट्रैफिक बढ़ा मेरा, तो मैंने एक और डेटाबेस लगा दिया यहाँ पे, डी। अब 4 हो गए। अब जो मेरा मॉड होगा वो 4 से होगा, क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ सर्वर्स थे मेरे वो बढ़ के 4 हो गए। अब जो ये जो वैल्यू है भाई, जो हैश में आप दे रहे हो ऑर्डर आईडी, ये तो सेम रहेगी, राइट, तो ये तो 5 ही देगा। बट अब जब मैं मॉड करूंगा 4 से, तब आया मेरा 1। तो जो रिक्वेस्ट मेरी जाएगी वो जाएगी किस पे, बी पे। मतलब जब रीड की रिक्वेस्ट आई, तो वो ऑर्डर को ढूंढने जाएगा सर्वर बी पे, और वहाँ तो उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो ऑर्डर का डेटा था वो इसमें था। तब इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा सी में था ऑर्डर का, उसको मूव करना पड़ेगा बी वाले में, सो दैट आपको रिजल्ट मिल सके। अब सोचो एक और ऐड करना पड़ गया, मान लो 5 करने पड़ गए, तो अगेन सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी। मतलब ऑलमोस्ट एवरी ऑर्डर विल हैव टू मूव टू अ डिफरेंट सर्वर, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा डेटा का माइग्रेशन करना पड़ेगा। कैश मिस का स्ट्रॉम हो सकता है हमारा, अगर हम कैशिंग कर रहे हैं तो डाउन टाइम होगा हमारा, नेटवर्क ओवरलोड हो सकता है हमारा, और ऑपरेशनल हेडेक तो भाई होगा ही, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मान लो कम भी कर देते हो ना, मान लो 3 से 2 कर दिया मैंने, तब भी मेरा ये चेंज होगा, 3 से 2 हो जाएगा, अगेन मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो इवन रिमूविंग वन सर्वर्स ब्रेक्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अगेन। तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है नॉर्मल हैशिंग की, कि जब भी हम अपने सर्वर्स के नंबर को चेंज करते हैं, या फिर नया सर्वर ऐड करते हैं, या फिर रिमूव करते हैं, उस केस में क्या होता है, जो हमें डेटा है वो बहुत सारा, ऑलमोस्ट ऑल द डेटा हमको मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पर आता है हमारा कंसिस्टेंट हैशिंग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है कंसिस्टेंट हैशिंग, ठीक है। तो कंसिस्टेंट हैशिंग वाज इन्वेंटेड टू सॉल्व दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम, जिसका मेन आइडिया हमारा है कि जब भी हमारे सर्वर्स ऐड हो या फिर रिमूव हो, ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ कीज शुड मूव इंस्टेड ऑफ रीमैपिंग एवरीथिंग। मतलब सिर्फ अब वेरी स्मॉल पोर्शन जो होगा, यहाँ पे अगर देखो तो ऑलमोस्ट ऑल द डेटा हम मूव कर रहे थे, बट कंसिस्टेंट हैशिंग में हम वेरी स्मॉल पोर्शन मूव करेंगे। अभी देखेंगे हम अभी आगे कैसे, बट आइडिया यही है इसका, समझे। चलो अब आगे देखते हैं कंसिस्टेंट हैशिंग। गाइस कंसिस्टेंट हैशिंग एक हैशिंग स्ट्रेटजी है डिजाइंड सो दैट मिनिमम डेटा मूव्स व्हेन नोड्स या फिर सर्वर आर एडेड और रिमूव्ड। तो जैसे कि हमने देखा क्लासिक हैशिंग में क्या होता था, भाई वो कीज मतलब जो डेटा होता था हमारा, उसको इवनली तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, बट जब भी मेरा क्लस्टर का साइज मतलब नंबर ऑफ सर्वर्स जब चेंज होते थे, तब उसको ऑलमोस्ट सारा डेटा जो है वो फिर से मूव करना पड़ता था। कंसिस्टेंट हैशिंग ने इसी को फिक्स करा, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे किया। सो व्हाई डू वी नीड इट, व्हाई डू वी नीड कंसिस्टेंट हैशिंग। भाई जो नॉर्मल हैशिंग था उसमें हम क्या करते थे, ये ठीक से चलता था अनटिल एन चेंजेस विच इज नंबर ऑफ सर्वर्स। हमें क्या करना पड़ता था, ऑलमोस्ट ऑल द कीज या कह लो डेटा, उसको रीमैप करना पड़ता था, हमें डेटा को मूव करना पड़ता था। Consistent hashing ensures only approximately 1 by nth of the total keys move। मतलब जो भी हमारा टोटल कीज हैं, जितने हमारे ऑर्डर्स हैं, उसमें से हमें सिर्फ उसका 1/nth, एन क्या नंबर ऑफ सर्वर्स ऑफ द टोटल कीज, सिर्फ इतना ही मूव करना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली। तो वो बहुत कम है कंपेयर टू बिफोर, जहाँ हमें सारी के सारे डेटा को ऑलमोस्ट मूव करना पड़ता था, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे होता है।
अब देखते हैं गाइस कि कंसिस्टेंट हैशिंग में एक्चुअल में हम करते क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक रिंग बनाते हैं, एक लॉजिकल रिंग है ये, जिसमें हमारा क्या होता है, कुछ पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 0 से 99 तक के पॉइंट्स बनाए हैं। 0, 5, 10, 20, 25, यहाँ 15 भी हो सकता है बीच में। आप उस पे मत जाना मैंने कैसे ड्रॉ करा है, बट कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे हमें रेंज है 0 से लेके 99 तक की। अब यहाँ पे क्या होगा, हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारी कीज़ थी, मतलब जो ऑर्डर आईडीज थी, उनको हम हैश करेंगे। और हम किसको हैश करेंगे, अपने सर्वर्स को, ठीक है। सर्वर्स को हैश करने से मतलब है, जैसे हमारे ABC सर्वर है मान लेते हैं, एक और है मान लेते हैं D, 4 सर्वर्स हैं। तो डिपेंड्स कि भाई कोई सर्वर की मेरी आईडी है या मे बी आईपी, मतलब कुछ तो लॉजिक हम लगाएंगे वहाँ पे। हम बेसिकली उन सर्वर्स को भी किसी हैश फंक्शन में देंगे, जिससे हमको एक वैल्यू मिले, ठीक है। अब जो वो वैल्यू मिलेगी हमको, उसकी हेल्प से हम इन सर्वर्स को क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पर प्लेस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ए को पॉइंट करा, प्लेस करा 0 पे, 0 पॉइंट पे। बी को मैंने प्लेस करा 25 पे, सी को 50 पे और डी को 75 पे, ठीक है, मैंने प्लेस कर दिया। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो मेरी कीज थी, मतलब जो ऑर्डर आईडी से आई थी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका हैश करेंगे। जैसे अगर ऑर्डर आईडी मेरी 101 है, तो इसका मैंने हैश करा, वहाँ से मेरा मान लेते हैं 12 आया, ठीक है। चलो, अब वो 12 मेरा जो है कहाँ लाए करेगा, यहाँ पे 0, 5, 10, 11, 12 समवेयर यहाँ लाए करेगा, राइट। तो मेरा लॉजिक ये रहता है कंसिस्टेंट हैशिंग में, कि उस रिंग पे वो जो मेरा ये हैश करके आई वैल्यू, हम जाएंगे नेक्स्ट क्लॉकवाइज नोड पे। मतलब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे ऐसे। तो इस पॉइंट से जाएंगे और जो सर्वर उसको पहले मिलेगा, वहाँ पे मैं जो रिक्वेस्ट है उसको राउट कर दूंगा। समझे? फिर समझाता हूँ। हम एक रिंग बनाई हमने यहाँ पे, जिस पे हमने कुछ पॉइंट्स दिए। कितने पॉइंट्स होते हैं, देखो कई रियल वर्ल्ड में तो हमारे हो सकते हैं ये 0 से लेके 2 to the power 32 - 1 तक। बट यहाँ पे मैंने 100 पॉइंट्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए, 0 से 99 तक। अब क्या होगा, सर्वर को हैश करूँगा मैं, और वहाँ से जो वैल्यू आएगी, डिपेंड ऑन दोज वैल्यूज़, मैं उन सर्वर को प्लेस कर दूंगा किस पे, अपनी रिंग पे। जैसे मैंने ए यहाँ रख दिया, बी यहाँ रख दिया, सी यहाँ रख दिया और डी यहाँ रख दिया। और मैं क्या करूँगा, अब मान लेते हैं मेरी जो भी रिक्वेस्ट आई है मेरी ऑर्डर आईडी की, मान लेते हैं क्रिएट करने की आई है, राइट करने की ऑर्डर को। तो ऑर्डर आईडी मेरी मान लेते हैं 101, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे, यहाँ से मान लेते हैं हैश फंक्शन में जब मैंने दिया, तो मान लेते हैं वैल्यू मेरी 12 आई, ठीक है। तो 12 मेरा कहाँ लाया करेगा, 0, 5, 10, 11, 12 समवेयर यहाँ लाया करेगा। तो रिंग पे जहाँ भी वो पॉइंट लाया करेगा, मुझे उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। और जो भी मेरी फर्स्ट उसको नोड मिलेगी, सर्वर मिलेगा डेटाबेस का, वहाँ पे मैं उस रिक्वेस्ट को राइट कर दूंगा, ठीक है, राउट कर दूंगा मतलब। मेक सेंस? चलो, तो ईच की गोज टू द नेक्स्ट सर्वर क्लॉकवाइज, एंड इफ द हैश गोज बियॉन्ड मैक्स, रैप टू जीरो। मतलब अगर यहाँ पे देखो 99 तक था, तो अगर वो उसको क्रॉस कर जाता है, मतलब मान लेते हैं 110 आ गया, ठीक है, तो यहाँ से पूरा घूम के यहाँ ख़त्म हो गया, 10 पॉइंट्स इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा दो, मतलब समवेयर यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से उसको राउट करके नेक्स्ट क्लॉकवाइज पे कर दो, ठीक है। चलो, सो द रिंग सॉल्व्स मैपिंग विदाउट डिपेंडिंग ऑन एन। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसकी एन पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई। एन क्या था, मेरा नंबर ऑफ सर्वर्स। तो जो पहले दिक्कत आ रही थी हमें नॉर्मल हैशिंग में, उसकी एन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। तो ये वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई यहाँ पे हमारी, ठीक है। गाइस, हमने ये तो देख लिया कि कैसे कंसिस्टेंट हैशिंग में हम राउटिंग करेंगे। मतलब जहाँ भी मेरा वो पॉइंट होगा, उससे मैं जाऊँगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो सर्वर आया मेरा, उस पर राउट कर दूंगा रिक्वेस्ट को। बट अब देखते हैं जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन आया था, या जिससे क्या कह लो हमने नॉर्मल हैशिंग को ब्रेक किया था, कि व्हाट इफ नंबर ऑफ नोड्स चेंज। मतलब अगर हम नई नोड, मतलब नया सर्वर वो ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तब क्या होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नई नोड को ऐड करने की, ठीक है, एडिंग अ न्यू नोड। बट उससे पहले समझते हैं, मान लेते हैं गाइस कि जैसे मैंने कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो जिन भी ऑर्डर आईडीज की जो हैश करके वैल्यू आई थी, वो इस रेंज में लाई करेगी। लाइक 80 हो सकता है, 82 हो सकता है, 86 हो सकता है। उन सब की जो राउटिंग होगी रिक्वेस्ट की, वो सर्वर ए पे होगी, करेक्ट।
क्योंकि भाई जो एरिया है पूरा, उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगी, मेरी ए पे। इस एरिया की कहाँ जाएंगी, मेरी डी पे। इस एरिया की मेरी कहाँ जाएंगी भाई, बी पे। और इस एरिया की मेरी कहाँ जाएंगी, सी पे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एरिया है मेरा, इसकी सारी रिक्वेस्ट मेरी ए पे जाएंगी। ठीक है, क्लॉकवाइज में। अब अगर मैं एक नई नोड ऐड कर दूं, ऐड करने से मतलब ये है, नई नोड अगर मैंने बनाई, डेटाबेस सर्वर नया बनाया, और उसको मैंने अगेन मैं क्या क्या करूँगा, इस रिंग पे जो मेरी है यहाँ पे कहीं पे प्लेस करूँगा। मान लेते हैं मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, नाम दे दिया मैंने इस सर्वर का ई। अब देखते हैं भाई कि चेंज क्या होगा। पहले क्या हो रहा था गाइस, कि ये सारी की सारी रिक्वेस्ट जो थी मेरी, वो कहाँ जा रही थी, ए पे जा रही थी। बट अब मेरा यहाँ पे ई भी हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, कि जो मेरा इतना एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो मेरी रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे जा रही थी इस एरिया की, पहले तो वो ए पे जा रही थी। अब उनको अब कहाँ जाना पड़ेगा, लॉजिक क्या था हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सबसे पहले नोड आती है, उसको हमें ई पे भेजना पड़ेगा, राइट, जो यहाँ से यहाँ तक का था। मतलब अगर बात मैं करूँ 80 की, तो 80 वाला जो मेरा था, जो रिक्वेस्ट थी, वो पहले मेरी ए पे जा रही थी। बट अब ई आ गया बीच में, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, ई सर्वर पे। तो मतलब कि जो 80 वाली जो पॉइंट पे जो मेरा ऑर्डर का डेटा है, उसको मुझे सर्वर ए से सर्वर ई में मूव करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अब वो ई पे जा रहा है। भाई नई नोड है, तो ऑफ कोर्स इसके पास डेटा होगा ये इस रेंज का, तभी तो वो फैच कर पाएंगे, राइट। तो हमें हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमको सिर्फ इतने से ऑर्डर्स का डेटा जो था वो इस सर्वर से इस सर्वर पे मूव करना पड़ा। जबकि पहले नॉर्मल हैशिंग में क्या हो रहा था, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डेटा थे ऑर्डर्स के मेरे, उनको मूव करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे सिर्फ इतने ज़रा से जो ऑर्डर्स थे, मतलब कंपैरेटिवली, उनके डेटा को मुझे ए से ई में मूव करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट हैशिंग में ऑलमोस्ट एक फ्रैक्शन में डेटा हमारा मूव होता है कंपेयर टू जो नॉर्मल हैशिंग में करते थे। ठीक है, चलो। तो ओनली कीज दैट वुड नाउ मैप टू दिस न्यू नोड, ये नई नोड में सिर्फ मेरी वही कीज मैप होंगी, मतलब उन्हीं का डेटा यहाँ पे जाएगा। डेट इज द कीज बिटवीन प्रीवियस सर्वर एंड द न्यू नोड। मतलब प्रीवियस सर्वर मेरा यहाँ से क्या था, डी, और न्यू नोड मेरी क्या है, ई। तो डी और ई के बीच की जो मेरी कीज हैं, सिर्फ उनको मूव करना पड़ा मुझे ए से ई पे। सही है, चलो। अब ये तो बात हो गई जब हम नया सर्वर ऐड करते हैं। अब देख लेते हैं अगर हमें किसी सर्वर को रिमूव करना पड़े, तब क्या होगा। चलो भाई देख लेते हैं। अब मान लेते हैं गाइस, फिर से एक बार एग्जांपल देखते हैं। जो मेरा ये ट्रैफिक है इतने इस रेंज का, वो कहाँ जा रहा है, बी पे, क्लॉकवाइज। इस रेंज का ट्रैफिक मेरा कहाँ जा रहा है, सी पे। सही है, और इस रेंज का मेरा जा रहा है ए पे। अब मान लेते हैं गाइस, मैं यहाँ से किसी नोड को रिमूव करता हूँ। मान लेते हैं, चलो इसको रिमूव कर देते हैं, लेट्स से डी को। बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया, मतलब ये रिमूव कर दी मैंने। अब चेंज क्या होगा, अब पहले अगर देखो तो ये जो रेंज थी मेरी, वो डी पे जा रही थी। अब डी तो चला गया मेरा, तो अब वो किस पे जाएगी, नेक्स्ट क्लॉकवाइज मेरा क्या है यहाँ से, ए है, करेक्ट। तो मतलब कि जो भी मेरा जो डेटा, मेरा जो डी में था, उस डेटा को मुझे मूव करना पड़ेगा ए में। ठीक है, मतलब इस रेंज का जो मेरा डेटा है, ये वाला, मैं यहाँ को ड्रॉ भी कर देता हूँ डिफरेंट कलर में भी। चलो वाइट से कर देता हूँ। जो ये जो रेंज का डेटा है मेरा, इसको मुझे मूव करना पड़ेगा। कहाँ मूव करना पड़ेगा, बेसिकली डी से ए में मूव करना पड़ेगा। सही है, तभी तो जाएगा भाई क्लॉकवाइज में, वरना भाई उसको डेटा मिलेगा ही नहीं ए में, क्योंकि वो तो डी में था। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप चीज़ सोच रहे होगे भाई, कि हाँ पहले तो वो चीज़ देखो कि अब यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी हमारा डेटा मूव हो रहा है, बट कंपेयर टू अर्लियर, कि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द डेटा हमारा मूव हो रहा था, ऑल द कीज हमारी मूव हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ इतना हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, कि यहाँ पे अब एकदम से मेरा सर्वर ए पे कितना लोड आ गया, भाई इतना तो पहले से था, अब साथ में ये भी आ गया। लाइक इतना सारा डेटा मेरा अब इस पर रिक्वेस्ट जाएंगे, तो इस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, राइट। तो इसका भी हमारा क्या सॉल्यूशन अभी देखेंगे हम आगे। और साथ में हम देखेंगे एक और चीज़ जो हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हैशिंग नोड्स डायरेक्टली टू द रिंग कैन लीड टू इम्बैलेंस।
मतलब भाई ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि मेरा जो सबसे मान लेते जो मेरा ऑलमोस्ट मान लेते हैं अगर ट्रैफिक है उसका 80% ट्रैफिक मेरा सिर्फ इसी रेंज में आ रहा है। ठीक है, मतलब जो हैश करके जो मेरी कीज़ आ रही हैं, कीज़ की हैशिंग करके जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, मेरा ऑलमोस्ट 80% ट्रैफिक सर्वर बी पे जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इस पे काफ़ी कम जा रहा है, देन ए पे कम जा रहा है, मान लेते हैं अगर ये रिमूव नहीं हुआ है तो सम सर्वर्स एंड अप विद टू मैनी कीज एंड अदर्स गेट वेरी फ्यू। तो दिक्कत है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। तो इसका सोल्यूशन होता है हमारा वर्चुअल नोड्स। ठीक है, अब देखते हैं वर्चुअल नोड्स में क्या करते हैं हम लोग। चलो गाइस, वर्चुअल नोड्स में हमारा क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एडिंग सर्वर वंस ऑन द रिंग, एड इट मल्टीपल टाइम्स। मतलब सबसे पहले तो आप ये समझो, वर्चुअल कह रहा है वो, नॉट रियल। ठीक है, या फिर फिजिकल नहीं कह रहा, वो वर्चुअल कह रहा है। तो जो हमारे एक्चुअल जो फिजिकल मशीन्स थे, जो हमारे डेटाबेस सर्वर्स थे, वो मेरे कौन कौन से थे, ए था, बी था, सी था और डी था, चार थे। ठीक है, तो अब क्या करो कि उसको, ऐसा हम क्या करें कि उसको एक बार प्लेस करने की जगह रिंग पे हम मल्टीपल टाइम्स कर दें। ठीक है, मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई एक पॉइंट की जगह हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीपल पॉइंट्स पर रख दो, बट वर्चुअली। मतलब अगर मैं कहूँ ए को मान लेते हैं मैंने चार जगह और रख दिया, A1, A2, A3, A3 ये रहा, और A4। ठीक है, एक्चुअल फिजिकली मेरा एक सर्वर एक ही है, मशीन मेरी एक ही है, बट मैंने उसको मल्टीपल पॉइंट्स पर रख दिया, जिससे कि क्या होगा, मान लेते हैं, जैसे अगर मैं बताता हूँ, मान लेते हैं कि जो मेरा ये रेंज है, मान लेते हैं लेट्स से 83 है, मान लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो इतनी पार्ट का रेंज का है वो भी मेरा किस पे जाएगा, A4 पे जाएगा। या मान लेते हैं अगर मैं कहूँ तुमसे, ये वाला पार्ट लेते हैं 10 से, मान लेते हैं ये 12 वाला लेते हैं, यहाँ पे 12 है। तो ये वर्चुअल नोट्स नहीं होती, ये जो पर्पल से है ना, ये वर्चुअल नोट्स हैं। अगर ये वर्चुअल नोट्स नहीं होती मेरी, तो वो क्लॉकवाइज में कहाँ जाता, बी पे जाता, राइट। बट अब मैंने क्या करा, यहाँ पे वर्चुअल नोट्स भी पॉइंट पे रख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये 12 मेरा किस पे जाएगा, D2 पे। D2 मेरा क्या है, डी की वर्चुअल नोड है। मतलब अब ये रिक्वेस्ट मेरी बी पे ना जाने की जगह डी पे राउट होगी। समझ गए। तो बेसिकली हमने क्या करा, हर एक सर्वर के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे वर्चुअल नोड्स रख दी, जिनकी फिजिकल मशीन एक ही है हमारी डी, बट अलग अलग पॉइंट्स पे उनको रख दिया। मतलब जब मेरी राउटिंग होगी तो वो अलग अलग पॉइंट से भी इस सर्वर पे जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वर्चुअल नोड्स ऐड करना। अब इससे अगर देखो तो क्या हुआ मेरा, कि मेरा लोड अच्छे से बैलेंस हो गया। पहले इस सारे का जो जो इतना पार्ट था मेरा, सारा लोड ए पे जा रहा था, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो इस पार्ट में मेरे चार सर्वर्स आ गए वर्चुअली, बट आ गए कि इतना पार्ट मेरा डी में जा रहा है, इतना पार्ट मेरा ए में जा रहा है, इतना मेरा बी में जा रहा है, इतना मेरा सी में जा रहा है। ठीक है, मतलब मेरे सारे सर्वर्स अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरी रेंज में। सिमिलर मेरा यहाँ पे हुआ और ऐसा ही मेरा इधर हुआ। समझ गया वर्चुअल नोट्स का कॉन्सेप्ट। फिजिकली मशीन मेरी वही रही, बट वर्चुअली मैंने उसको मल्टीपल पॉइंट्स पे रख दिया। सही है। तो ईच सर्वर हैंडल्स मैनी स्मॉल सेगमेंट्स, जैसा हमने देखा, इंस्टेड ऑफ वन बिग चंक। इंस्टेड की एक बड़ा चंक एक सर्वर हैंडल करे, सारे सर्वर्स छोटे छोटे चंक्स को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब टिपिकली जो मेरे, अगर बात करूँ रियल वर्ल्ड में, तो मेरे 100 से 200 वर्चुअल नोट्स होती हैं पर सर्वर। ठीक है, क्लाउड फेयर यूज़ करता है हमारे 256 या फिर 512। डायनामो डीबी जो सिस्टम्स होते हैं उस स्टाइल के मेरे, वो थाउजेंड्स में भी यूज़ कर लेते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो डेटा मूवमेंट की अगर मैथ देखो, तो जब वर्चुअल नोट्स नहीं थी तो अप्रॉक्सीमेटली 1/n टाइम्स हो रहा था हमारा डेटा मूवमेंट, राइट। बट वी नोट्स के साथ ये और ज़्यादा स्मूथ होगा। सही है, तो ये था हमारा वर्चुअल नोट्स का कॉन्सेप्ट। ओके, चलो, अब हमने ये तो देख लिया भाई कि वर्चुअल नोट्स, हमने यहाँ पे बोला कि जो ए है उसकी वर्चुअल नोट्स को कुछ पॉइंट्स पे रख दो, राइट। मैंने ऐसे ही बोल दिया। बट एक क्वेश्चन अब आपके माइंड में आ रहा होगा, कैसे रख दें, राइट। मतलब इन वर्चुअल नोट्स हाउ डू वी पुट अ सर्वर एट मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ए के वर्चुअल मेरे हैं A1, A2, A3, A4, तो क्या उनको रैंडमली कहीं भी रख दूँ, राइट। या फिर कोई सिस्टमेटिक वे बनाऊं उस उन पॉइंट्स पे रखने का सर्वर्स को। ठीक है, तो आंसर है कि हम रैंडम नहीं करते हैं, बताऊंगा अभी क्यों नहीं करते हैं। ठीक है,
हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, ठीक है। अगर ये रैंडम होता तो एवरी मशीन वुड हैव बीन इनकंसिस्टेंट। वाई, मैं समझाऊंगा अभी एग्जांपल के साथ, बट अभी इतना समझ लो, इफ इट वाज रैंडम देन एवरी मशीन वुड हैव इनकंसिस्टेंट मैपिंग्स, ठीक है, विच इज़ अ डिजास्टर। मैं समझाऊंगा अभी कैसे। पहले देखते हैं कि जनरेट कैसे होती हैं, ठीक है। तो जो मेरे वर्चुअल नोट्स हैं उनको हम जब उसके जो पॉइंट्स निकालते हैं कहाँ उसे प्लेस कर रहा है, वो एक डेटर्मिनिस्टिक रिपीटेबल वे में निकालते हैं, ठीक है। डेटर्मिनिस्टिक मतलब उसको फिर से हम डेटरमाइन कर सकें रिपीटेबल वे में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हैशिंग के टाइम पे पहले सिर्फ सर्वर से कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स भी देते हैं, ठीक है, सर्वर नेम प्लस इंडेक्स। जैसे अगर मैं सर्वर ए की बात करूं तो सर्वर नेम मेरा ए था, साथ में मैंने 1 2 3 इंडेक्सेस भी दे दिए कुछ, ठीक है। और फिर उसकी हैशिंग कर दी, ठीक है, ये A1 का हो जाएगा, A2 का, A3 का, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। ईच हैश प्रोड्यूस अ पोजीशन ऑन द रिंग, तो हर एक हैश मेरा एक पोजीशन बनाएगा किस पे, रिंग पे। अब इससे क्या होगा, ये मेरा डिटर्मिनिस्टिक हो गया, मतलब नो मैटर मैं कितनी बार भी ये हैशिंग करूं किसी भी सर्वर से, किसी भी एप्लीकेशन सर्वर से, एपीआई सर्वर से, ये सेम वैल्यू देगा मेरी, राइट। तो एवरी क्लाइंट विल प्लेस एज वर्चुअल नोड्स एट एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स। ये क्यों करते हैं मैं अभी बताऊंगा आगे। गुड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इससे हमारा। अब क्योंकि भाई हर एक बार हैश डिफरेंट आ रहा है, तो जो हैश वैल्यूज हो गए वो स्प्रेड हो गई रिंग में। मतलब अब ए मेरा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। चलो, तो वाई नॉट रैंडम, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सिस्टमेटिक वे में क्यों किया। अगर मान लेते हैं हम रैंडम कर रहे होते, मान लेते हैं ये रिंग थी मेरी, और मान लेते हैं दो सर्वर्स थे मेरे एपीआई के, जो कि ऑर्डर्स के डेटा को मान लेते हैं राइट कर रहे थे और रीड कर रहे थे। तो मान लेते हैं भाई अगर मेरा एपीआई सर्वर 1 है जिसने कोई ऑर्डर, मान लेते हैं ऑर्डर 1, उसको राइट करना है डेटाबेस में। मान लेते हो ना रैंडमली जो है, अगर हमने इस सर्वर ए को कहीं भी प्लेस कर दिया होता रिंग्स में, ठीक है। तो अब अगर इसको सर्वर ए पे जाना है, और जब इसने वो अभी कहीं भी प्लेस कर दिया, इसने ये रिंग बना दी है मान लेते हैं, तो जब ये राइट करेगा वैल्यू को तो रैंडम किसी भी पॉइंट पे कर देगा, ठीक है। मान लेते हैं कि A1 यहाँ राइट हुआ था तो इसने यहाँ कर दी, इस इस रेंज के हिसाब से यहाँ कर दिया, ठीक है। इफ टू एपीआई सर्वर्स बोथ जनरेट द रिंग, बोथ मस्ट लैंड ऑन द सेम नोड प्लेसमेंट्स। मतलब कि अब एक सर्वर ने ट्राई कर दिया, अब मान लेते हैं नया सर्वर आया, तो अब जब ये उस सर्वर का क्या निकालेगा, वर्चुअल नोड निकालेगा। अब ये भी अगर रैंडम करेगा तो इसको तो नहीं पता ना कि जब राइट किया गया था ऑर्डर तो वो किस पॉइंट पर था वर्चुअल नोड मेरा, राइट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इफ़ दे यूज रैंडम पोजीशन रिंग्स वुड डिफर, क्योंकि रिंग अलग अलग हो जाएंगी। मतलब मान लो कि जो सर्वर 1 ने रिंग बनाई थी वो कुछ ऐसी थी कि उसमें A1 मेरा मान लेते हैं यहाँ था, ठीक है, और सर्वर 2 ने बनाई उसमें A1 यहाँ है, तो रिंग अलग हो गई, राइट। अब मान लेते हैं एक सर्वर ने राइट करा और दूसरा रीड कर रहा है, ये एप्लीकेशन सर्वर है, एपीआई सर्वर। तो भाई जहाँ राइट करा था वो अलग मेरा रहेगा, और जो रीड का है वो अलग रहेगा, तो उसको मिल ही नहीं पाएगा वो, समझ गए। मैपिंग इनकंसिस्टेंट मेरी हो जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने A1 को तो ऐसी एग्जांपल दिया, इट कैन बी सम अदर एग्जांपल एज वेल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सो हम क्या करते हैं, जो वर्चुअल नोड्स हैं भाई वो डिटर्मिनिस्टिक होनी चाहिए, जिससे कि जो भी मेरे एपीआई सर्वर्स हैं वो हर बार सेम रिंग बनाए, जिससे कि जो मेरी जो मैपिंग्स है वो कंसिस्टेंट रहे, समझ गए। चलो, अब देखते हैं गाइस, व्हाट इफ अ सर्वर इज मोर पावरफुल। भाई मैंने यहाँ पे इतने 1 2 3 4 सर्वर बनाए, ठीक है। मान लेते हैं मेरा ए जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू अदर 3। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए भाई, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, जस्ट गिव इट मोर वर्चुअल नोड्स। मतलब उस केस में एक ही ज़्यादा वर्चुअल नोड्स बना दो। अगर यहाँ पे देखो, जितनी ज़्यादा वर्चुअल नोड्स होंगी उतना ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा उन पे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स पे रहेंगी हमारी। बेसिकली मान लेना अगर सर्वर ए मेरा है, तो इस एग्जांपल में सर्वर ए स्मॉल है, ठीक है। तो उसकी नोड्स हैं वर्चुअल नोड्स 100। सर्वर बी जो बड़ा है उसकी है मान लेते हैं 300 वर्चुअल नोड्स, ठीक है। तो सर्वर बी जो है क्या करेगा, 3x ट्रैफिक को हैंडल कर लेगा, क्योंकि उसकी वर्चुअल नोड्स ज़्यादा हैं, और सर्वर बी तो भाई बड़ा था ही तो रिसोर्सेज उसकी ज़्यादा थी। तो अच्छे से हमारे सब जो सर्वर्स थे वो यूटिलाइज हो गए, ठीक है। दिस इज़ हाउ कसांड्रा, डायनामोडीबी, रेडिस क्लस्टर स्केल करते हैं हेट्रोजीनियस हार्डवेयर्स को, ठीक है। चलो, चलो अब देखते हैं कंसिस्टेंट हैशिंग विद रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कैसे करते हैं हम कंसिस्टेंट हैशिंग में, ठीक है।
और इसी में हम देखेंगे कि अगर हमारी कोई नोड फेल हो जाती है, सर्वर फेल हो जाता है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट हैशिंग विद आर रेप्लिकास। तो इसका गोल हमारा है, इफ़ अ सर्वर फेल्स डेटा शुड नॉट बी लॉस्ट। मतलब मान लेते हैं भाई, अगर हमारा लेट से ये सर्वर्स हैं और ए मेरा एक सर्वर है, तो जो इस रेंज का जो डेटा है, मतलब जो पॉइंट्स मेरे ये वाले हैं, इन पे जो मेरी राउटिंग हो रही है रिक्वेस्ट की, उनका डेटा ए में है। अगर ये फेल हो गया, तो जब मेरी रिक्वेस्ट इस पर आएगी तो डेटा लॉस हो गया ना, वो जा ही नहीं पाएगा इस पर, क्योंकि ए तो हमारा चला गया। तो इस चीज़ को हम रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। सो ईच की इज स्टोर्ड ऑन नेक्स्ट आर सर्वर्स क्लॉकवाइज। मतलब बेसिकली अगर मुझे रेप्लिकेशन करनी है, तो इस ए के डेटा को मैं और अपने सर्वर्स पे क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा बेसिकली। मतलब अगर मैं मान लेते हैं आर मेरा है 3, ठीक है, तो रेप्लिका 1 मेरी होगी प्राइमरी, जो कि मैं मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ए है। रेप्लिका 2 मेरी होगी बी, बी पे जाएगी मेरी, मतलब ये ए आर लिखा है मैंने, ए की रेप्लिका, ठीक है। रेप्लिका 3 मेरी क्या होगी, सी, ठीक है। मतलब ए का डेटा मेरा बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। चलो, अब क्लॉकवाइज में रहेगा ये ऐसे, ठीक है। तो अब अगर मेरा ए फेल हो गया, मान लेते हैं अगर मेरा ए फेल हो गया, तो जो नेक्स्ट मेरी अवेलेबल रेप्लिका है वो प्राइमरी बन जाएगी मेरी खुद से। मतलब अगर ए मेरा फेल हो गया, तो नेक्स्ट मेरी क्या है, बी, तो ये मेरी प्राइमरी बन जाएगी। जो मतलब जो जो इस रेंज का जो मेरा राउटिंग हो रही थी, उसका डेटा ए में था, ये फेल हो गया, तो इसकी जो मेरी क्या थी रिक्वेस्ट थी, वो खुद से मेरी बी पर आउट हो जाएंगी, और बी में डेटा हमने कॉपी कर ही दिया था, तो डेटा हमारा लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो यही होता है हमारा कंसिस्टेंट हैशिंग विद रेप्लिकेशन। अब देखते हैं अगर एप्लीकेशन के साथ हमारी वर्चुअल नोड्स भी हैं भाई, तब क्या होगा, राइट। चलो, विद वर्चुअल नोड्स प्लस एप्लीकेशन, फेलोवर डज नॉट फॉलो द रिंग टू द नेक्स्ट नोड, इट नेक्स्ट वी नोड, इट फॉलोज द रेप्लिका चेन। मतलब जैसा हमने कहा था कि अगर भाई, अगर एक, चलो एक चीज़ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे वर्चुअल नोड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पर्पल वाली। अगर मेरा ए फेल होता है, तो ए के फेल होने का मतलब ये है कि A1 भी गया मेरा, A2 भी गया मेरा, A3 भी गया मेरा, और A4 भी गया। क्यों? क्योंकि फिजिकल सर्वर तो मेरा सिर्फ एक ही है ना, ए। वर्चुअल नोड्स तो बस मैंने पॉइंट पर लॉजिकली रख दिए थे, राइट। तो A1 भी गया, A2 भी गया, और A3 A4 भी गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये बोल रहा है कि वो रेप्लिका चेन को फॉलो करेगा। मतलब भाई मान लेते हैं अगर मेरी ए की रेप्लिकाज हैं बी और सी, मान लेते हैं, तो जो की मेरी 9 पॉइंट पे होगी, ठीक है, 5 6 यहाँ पे, वो पहले मेरी यहाँ से मान लेते किस पे जा रही थी, A1 पे जा रही थी, राइट। अगर यहाँ पर है, तो अब ए मेरा फेल हो गया। अब आप सोचोगे अनिकेत भाई कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँगा और दे दूंगा मतलब उसको राउट कर दूंगा। क्लॉकवाइज में मेरा इमीडिएट क्या आया, D2 आया, ठीक है। बट नहीं, हम D2 पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई ए का डेटा तो हमने बी और सी पे कॉपी किया है, डी पे तो है नहीं भाई। D2 किसका वर्चुअल नोड है, डी का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंस्टेड, रेप्लिका चेन से मतलब ये है कि फिजिकली नोड में जब हमने कॉपी किया था, रेप्लिका चेन मेरी कैसे बन रही थी, ए का मेरा बी था और सी था। तो मतलब अगर मेरा वहाँ पे बी मिल जाए, मुझे बी की वर्चुअल नोड मिल जाए, तो मैं बी पे कर दूंगा, समझ गए। तो बट बी यहाँ पे मेरा है नहीं, मेरा क्या है यहाँ पे, सी है, C3। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से C3 पे उसकी जो रिक्वेस्ट होंगी सारी ए वाली, वो मेरी किस पे आ जाएंगी, C3 पे आ जाएंगी, ठीक है। अगर मेरा बी होता, यहाँ पे बी का पहले होता, तो मैं पहले बी पे करता, समझ गए। मतलब मान लेते हैं भाई, अगर लेट्स से ये C3 है मेरा, राइट। अगर C3 से पहले मेरा यहाँ पे B2 होता, मान लेते हैं, मतलब बी की वर्चुअल नोड होती, तो मेरी जो राउटिंग होती है वो बी पे होती। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट रेप्लिका चेन में मेरा ए के बाद क्या है, बी है, समझ गए। तो ऐसे होता है हमारा रेप्लिकेशन वर्चुअल नोड्स के साथ। अब कुछ पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कंसिस्टेंट हैशिंग के। तो गैस, कंसिस्टेंट हैशिंग इज नॉट लिमिटेड टू डेटाबेसेस अलोन, जैसा अभी हमने किया। एनी सिस्टम, ठीक है, डेट नीड्स टू स्प्रेड डेटा और वर्कलोड अक्रॉस मल्टीपल मशीन। मतलब किसी भी सिस्टम में अगर हमें अपने वर्कलोड को स्प्रेड करना है अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स, तो हम उसमें कंसिस्टेंट हैशिंग का यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे वो मेरा जो क्लस्टर बन रहा है वो कैशेस का हो, मैसेज ब्रोकर्स का हो, या स्टोरेज नोड्स का हो, या फिर एप्लीकेशन सर्वर्स का ही क्यों ना हो,
ठीक है। दिस टेक्निक शोज अप इन मैनी लार्ज स्केल सिस्टम्स प्रोडक्शन के, जैसे हमारा अपाचे कसांड्रा में यूज़ होता है, जिसमें क्या करता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टीशंस को अक्रॉस द नोड्स यूजिंग अ हैशिंग रिंग। डायनामो डीबी भी इंटरनली कंसिस्टेंट हैशिंग को यूज़ करता है। अब जो मेरे CDNs होते हैं, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स होते हैं, वो भी इसका यूज़ करते हैं टू मैप यूज़र्स टू एज सर्वर्स। तो ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट कह सकते हो बिहाइंड मैनी मॉडर्न हाईली स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स। सही है, चलो। तो अब बात कर लेते हैं, अगर इंटरव्यूज़ में इसका मेंशन आप कब करोगे कंसिस्टेंट हैशिंग का, राइट? सिस्टम डिज़ाइन के जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा तो आप नहीं करोगे जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि भाई जो मेरे मोस्ट मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है मेरे, जैसे कि हमारे DynamoDB ये सब हो गए, ये ऑलरेडी जो है हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल कर लेते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसे टूल्स यूज़ कर रहे हो जैसे कि DynamoDB, कसांड्रा, रेडिस क्लस्टर या फिर इवन शार्डेड डेटाबेसेस, यू कैन सिंपली मेंशन कर दो भाई कि दी सिस्टम्स रिलाई ऑन कंसिस्टेंट हैशिंग, कि ये सिस्टम रिलाई करते हैं कंसिस्टेंट हैशिंग पे या फिर इसके किसी वेरिएशन पे। ठीक है। क्या करने के लिए? स्केलिंग को मैनेज करने के लिए और शार्डिंग करने के लिए इंटरनली। ठीक है। बट अब ये कब मैटर करेगा इंटरव्यूज़ में डिस्कस करना इस पे ज़्यादा, कि जब अगर हमारे इंटरव्यूज़ में सिस्टम इंटरनल्स पे डीप डाइव करनी पड़ रही है। मतलब अगर हमारा इंटरव्यूअर कहता है हमसे कि कुछ हमें ऐसा बिल्ड करना है, लाइक जैसे उसने बोला कि भाई डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर, या बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटेड कैश बनाओ, या बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेज क्यू डिज़ाइन करो, मतलब सिस्टम्स के इंटरनल्स में जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, तब हमें कंसिस्टेंट हैशिंग के बारे में बताना पड़ेगा अच्छे से। तब कैसे कैसे बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे नॉर्मल हैशिंग, ठीक है, और बताएंगे सिंपल उसमें जो मॉड एन है मेरा, वो कैसे ब्रेक हो रहा है हमारा जब नंबर ऑफ सर्वर्स चेंज होते हैं। फिर हम बताएंगे कि कैसे कंसिस्टेंट हैशिंग ने उसको फिक्स किया, जैसे हमने देखा था। कैसे हमारी जो वर्चुअल नोड्स हमने बनाई, उससे ट्रैफिक हमारा और स्मूथ हुआ अक्रॉस द क्लस्टर। और कैसे हमने हाउ टू हैंडल नोड्स एडिशन फेलियर्स, अगर यहाँ पे हाँ देखो, जब वर्चुअल नोड्स बनाई थी तो और ज़्यादा पॉइंट्स पे आ गया था, राइट, वो जिससे हमारा ट्रैफिक और इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। हाउ टू हैंडल नोड एडिशन और फेलियर्स, हमने देखा अगर हम नोड्स को ऐड करते हैं, नोड्स को या रिमूव करते हैं, या हमारी कोई नोड फेल हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, हमने रेप्लिकेशन देखा था। हाउ टू डील विद हॉट कीज गाइज, मतलब जो हमारा क्या होता है, बहुत सारी जो हमारा कह सकते हो जो ट्रैफिक है वो किसी की स्पेसिफिक रेंज में आ रहा है, मतलब स्पेसिफिक सर्वर पे जा रहा है हमारा, तो उसको हम कहते हैं हॉट कीज। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारा डेटा है कि स्पेसिफिक रेंज में आ रहा है, ठीक है, हमारे सर्वर ए पे ही जा रहा है हमारा, मान लेते हैं 80% ऑफ द ट्रैफिक, हमने देखा था ना, तो वो हमारे हॉट कीज में आ जाता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है? मोस्ट मोस्ट सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स विल नॉट रिक्वायर ऑल ऑफ दिस डिटेल, ठीक है, बट अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ है वहाँ करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ कैसे? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर, कैश, मैसेज क्यू, फ्रॉम स्क्रैच, ये सब। ठीक है। तो यही था गाइस कंसिस्टेंट हैशिंग के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट्स में लिख के बताना। और अगर ऐसी और वीडियोस आप चाहते हो, सिस्टम डिज़ाइन सीखना चाहते हो, एक अच्छा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के लिए बताना कौन सी वीडियो आपको चाहिए। तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय।